इफ ए नेशन इज कंफर्टेबल कि हां चल तो रहा है, तो कोई ना कोई ताकत होगी जो उसको रिप्लेस करने के लिए काम कर रही होगी, यानी कि कंफर्ट ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन का कारण बनेगा। जियोपॉलिटिक्स में इस समय अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की तरफ पावर शिफ्ट हो रही है। दिस पावर इज कनेक्टेड टू ट्रेड। हम 2025 की शुरुआत में हैं। 2025 के अंत तक कहा जा रहा है कि दुनिया का लगभग आधा, मतलब हाफ सबमरीन्स, वॉरशिप्स इसी एरिया में स्टेशन होंगे। और यहां पर जो फाइट चल रही होगी उसमें 3M का इस्तेमाल हो रहा है: मनी, मार्केट एंड मिलिट्री। चाइना इन तीनों लेवल पर खेल रहा है, और मतलब डोमिनेट कर रहा है इस रीजन को, और उसके डोमिनेशन को काउंटर करने के लिए भी ग्रुप्स बन रहे हैं। लेकिन यहां पर हमें अपने देश की सोचनी है। दिस वीडियो इज अबाउट इंडिया, हाउ इंडिया इज कमिंग अंडर द इंपैक्ट ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म ऑफ चाइना। हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इंडिया को जरूरत है मल्टीपल लेवल्स पर फाइट करने की। और पहले तो ये वर्ड न्यू कॉलोनियलिज्म है क्या? कॉलोनी वर्ड याद है आपको? जब हम बात करते हैं कि एक बड़ी ताकत दूसरी ताकत को पॉलिटिकली, मिलिट्रिली, इकोनॉमिकली कंट्रोल करती है, जिससे कि अल्टीमेट इकोनॉमिक गेन किसका होता है? जिसने कॉलोनी बनाया। जैसे कि ब्रिटेन को इकोनॉमिक बेनिफिट हुए, ब्रिटेन का खजाना बढ़ता रहा और इंडिया का जो ट्रेड था वो डिसरप्ट होता रहा, गरीबी बढ़ती रही। सुना होगा आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी में, दादा भाई नेहरू जी का फेमस वर्क। अब चाइना का जो एक न्यू कॉलोनियलिज्म है, इसमें 3 लेयर हैं। इसमें इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी है, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है, इसमें कल्चर स्ट्रेटजी भी है। हमें इन तीनों को जानना है। कल्चर स्ट्रेटजी में आपको पता लगेगा कि जैसे आप सोच रहे हैं ना कि जो नॉलेज आपको मिल रही है थ्रू वेरियस मीडिया, तो देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मीडिया ग्रुप हैं जिसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कुछ ऐसे मीडिया ग्रुप हैं जिसमें 330 मिलियन भारतीय जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है और उसका टाइटल भी है खुद की सोच बनाओ। लेकिन खुद की सोच बन रही है या फिर चाइना सेंट्रिक नैरेटिव पुश हो रहा है? कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जिनको मैं यहां पर कोट करने वाला हूं। अब एक तरफ इंडिया डिपेंडेंट है चाइना पर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, अभी हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बॉर्डर पर इश्यूज हैं। और फिर इंडिया और चाइना के रिलेशंस में हम दोस्ती कहें कि दुश्मनी कहें, लेकिन जैसे आपके इंटर पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, या तो दोस्ती है दुश्मनी, ऐसे देशों के बीच के रिश्ते नहीं होते। यहां पर इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को बेस्ट डिफाइन किया जा सकता है बाय द वर्ड कॉन्गेजमेंट। कॉन्गेजमेंट का मतलब क्या है कि एक तरफ इंडिया को कंटेन भी करना है चाइना को, लिमिट करना है चाइना को, और दूसरी तरफ एंगेज भी करना है चाइना के साथ। तो दोस्ती और दुश्मनी ये डिपेंड करती है कि किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं। चाइना कंट्रोल करना चाहता है, केवल इस रीजन को नहीं, एशिया के रीजन को नहीं, वो ग्लोबल नेटवर्क बनाना चाहता है, जिससे ग्लोबल नेटवर्थ बनेगी और जिससे पूरा होगा उसका सपना ऑफ पैक्स सिनेका। यानी कि सिनेका यहां पर कि एक तरीके से चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर कहा जा रहा है कि वहां तक चाइना ग्लोबल हेजेमोन शायद बन जाए। लेकिन ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि कई देश सेकंड नंबर पर थे और लग रहा था फर्स्ट नंबर पर आएंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर पर आ नहीं पाए। जैसे जर्मनी सेकंड नंबर पर था एक टाइम पर, जापान सेकंड नंबर पर था। तो हमें इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए। तो यानी कि चांस है, राइट? तो अब जो ये न्यू कॉलोनियलिज्म है कि भाई इकोनॉमिकली आप दूसरे को डिपेंडेंट बनाकर रखो अपने पर, जिससे कि आप पॉलिटिकली भी उसको इन्फ्लुएंस कर सको, कल्चरली भी इन्फ्लुएंस कर सको। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और ट्रेड करने का जो बेसिक आइडिया है जो आज के समय में वो कैपिटलिज्म है। लेकिन चाइना ने कहा कि हाँ, न्यू कॉलोनियलिज्म का बेस आइडिया कैपिटलिज्म है ना, कि अपनी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर को पुश करो, गवर्नमेंट बैकफुट पर रहे और यहां पर ट्रेड बढ़ता रहे। लेकिन चाइना ने इस आइडियोलॉजी को भी अपने टेस्ट का बनाया है। इसी वजह से चाइना में इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन उन कंपनीज में भी दखल किसका है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। लेकिन आप सोचेंगे भाई ये फिर प्राइवेट कंपनीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सुनती क्यों है? इनको तो फेवर करना चाहिए जैसे कि यूएसए का मॉडल है, क्योंकि चाइना की सरकार, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनको कुछ ऐसे लेवरेज देती है। भाई अगर आप दूसरे के इंटरेस्ट में काम करेंगे तो वो तो कहेंगे अरे हमें तो फक्र है कि सीसीपी का रूल है। जैसे जितनी एक्सपोर्ट सब्सिडीज चाइना अपनी कंपनियों को देता है, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को पुश कर सके चीप
जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं डंप कर रहे हैं कितने सेक्टर्स में, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्सपोर्ट सब्सिडी चाहिए। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी देगा कौन, सीसीपी देगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन में सब्सिडी, एक्सपोर्ट में सब्सिडी, ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से चाइना बन पाया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है ये अपना मॉडल लेकर चल रहे हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि पार्थ आंखें खोलो। क्यों आंखें खोलना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया पर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इंडिया चाइना की कॉलोनी बनता जा रहा है। मतलब तरीका नया लेकिन हश्र वही, कि ज्यादा पैसा इंडिया से चाइना की तरफ मूव हो रहा है, जैसे कि पहले ज्यादा पैसा इंडिया से ब्रिटेन की तरफ मूव हो रहा था। तो जरा समझते हैं इस पर। एक स्कॉलर हैं एजी फ्रैंक और दूसरे हैं इमैनुअल वॉलस्ट्रीन, इन दोनों का क्या कहना है। ये इनका वर्क है डिपेंडेंसी थ्योरी। देखिए आंखें खोलो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो इन जनरल जब ये न्यू कॉलोनियल वाला रिलेशनशिप होता है तो एक देश को तो ऑन एन एवरेज जो बेनिफिट हो रहा है समझ लीजिए कि 80% का हो रहा है, और दूसरे के हाथ में आ रहा है 20%। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि दूसरे से हम लेंगे आपके रॉ मटेरियल या लो वैल्यू गुड्स, लेकिन दूसरे पर डिपेंडेंसी ऐसे बना देंगे, ये कोर हो गया और ये पेरिफेरी हो गया। दूसरे पर डिपेंडेंसी ऐसी दूसरे को डिपेंडेंट इतना बना देंगे कि उनके यहां देंगे हम हाई वैल्यू गुड्स, हाईटेक गुड्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम ऐसी एक्सपोर्ट सब्सिडी अपनी कंपनियों को दे दें कि भाई आप इतने सस्ते स्मार्टफोन, इतने सस्ते इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, स्टोरेज डिवाइसेस इंडिया में बेचिए, कि वो कंपीट ही ना कर पाए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग की सोचे भी तो प्राउड फील करें कि देखो हम चाइना से ना इंपोर्ट करते हैं कंपोनेंट्स को, यहां पर असेंबल कर रहे हैं। देखो हमने असेंबल करने वाला पूरा का पूरा मोबाइल तो इंपोर्ट नहीं किया ना, देखो हमने असेंबल किया है। तो असेंबल में खुश होते रहें, और लेकिन अल्टीमेटली तो ज्यादातर इंपोर्ट जो कंपोनेंट्स हैं जिससे वो असेंबल हो रहा है वो तो आपके यहां से ही आ रहा है। और अगर वो जो कंपोनेंट को बनाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने कंपोनेंट को इतना सस्ता रखो बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट कि वो आप पर डिपेंडेंट ही रहे। और सोचो अगर इंडिया का जो क्रिटिकल सेक्टर है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका फ्यूचर का एआई है, अभी तो उस पर कोशिशें होंगी, और एंड ईवी है, तो इन सब सेक्टर के अगर कंपोनेंट्स के लिए आप डिपेंडेंट है दूसरे पर, तो इसमें कभी भी जो सप्लाई शॉक आपको लग सकता है, कैसे वो इस इकोनॉमिक यू कैन से डिपेंडेंस को वेपनाइज कर सकता है। तो उससे तो भाई साहब नेशन की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। क्योंकि जब मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात करता हूं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉर्डर, इट इज ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपकी हमारी जॉब्स। अब डेफिसिट जरा देखिए कितना है, मात्र की बात कर रहा हूं मैं, पर एनम की बात कर रहा हूं, मात्र $85.1 बिलियन। अब जरा कुछ आंकड़े आपको दिखा दूं कि ये जो आप रेड वाला पार्ट देख रहे हैं ये है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना मतलब सेंचुरी पार कर दी है, $101.7 बिलियन। और क्या कहते हो, एक्सपोर्ट भी तो बढ़ा होगा। आप कहेंगे सर एक्सपोर्ट भी तो बढ़ा होगा, सर मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ाया होगा हमने, चाइना में ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। जरा डेटा देखना, ये 2023 से 24 है। 2022 में $21.3 बिलियन, मैं पर एनम की बात कर रहा हूं। फिर 2023 में 15.3 एंड 24 में 16.7। यहां पर यानी कि आपको ऐसा कोई स्टीप राइज नहीं दिख रहा एक्सपोर्ट में, आंकड़े ये बता रहे हैं। तो यानी कि डेफिसिट प्रॉब्लम है कि नहीं, एक्सपोर्ट गिर रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, और क्रिटिकल सेक्टर्स में डिपेंडेंस बढ़ रही है। तो इसको और क्या कहेंगे। लास्ट 15 साल का अगर डेटा आपको बताऊं तो इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है, तो जैसे हम टोटल जो इंपोर्ट करते हैं कि इस देश से इतना, इस देश से इतना, तो हम 21% अपने टोटल इंपोर्ट का चाइना से कर रहे थे। उसको बढ़ाकर पिछले 15 सालों में हमने 30% कर दिया है, ग्रो कर दिया है। तो सीधे आपको नहीं लगता इसमें नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज भी है? बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है इसमें। अब देखिए 2000 नेशनल सिक्योरिटी की बात चलिए, चलिए बॉर्डर की भी हम बात कर लें। गालवान वाला इशू हम सबको याद है, राइट, हमारे जवान शहीद हुए वहां पर। और उसके बाद आपको याद होगा हमारे भारतीयों ने एक आवाज भी उठाई कि अब चाइना के प्रोडक्ट्स को हम बैन करेंगे, याद है? तो क्या लगता है कि जो टोटल ट्रेड उस साल हुआ होगा वो कुछ गिर गया होगा क्या? लेकिन आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। ये देखिए, मतलब 2019 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 20 में ये हुआ तो 19 और 20 को कंपेयर करना है, तो एक बार 19 का डेटा तो देख लें। तो देखिए इन दिस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज अराउंड $82 बिलियन। तो 19 में $82 बिलियन का ट्रेड था। जरा यहां पर देखना, उससे अगले साल ट्रेड हुआ $86.5 बिलियन का, 5% का इंक्रीज हुआ। तो एक तरफ था कि यार ऐसा कैसे कर दिया चाइना ने गालवान पर हमारे जवानों के साथ, हमारे
पैंगोंग लेक पर आगे बढ़ गया है, इंडिया के अक्साई चीन वाले पार्ट पर और आगे बढ़ गया है, याद है आप सबको। लेकिन यहां पर ट्रेड तो बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर लेकिन इसमें एक पॉजिटिव न्यूज है, सर उसको भी तो बताइए। ये देखिए पॉजिटिव न्यूज, इंपोर्ट वर अराउंड $65 बिलियन, मैं 19 के डेटा की बात कर रहा हूं, और जो इंडिया बेच पा रहा था, जिससे हमारे पास पैसा आ रहा था, वो $16 बिलियन था। लेकिन यहां पर अगले साल देखिए इंपोर्ट उतना ही था, $65 बिलियन, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ गया $21 बिलियन। तो आप कहेंगे सर 20 में अगर हमने ट्रेड करा तो यानी कि ज्यादा बेचा तो ज्यादा पैसा आया, तो यार ये तो इंडिया को स्ट्रांग करने वाली बात है ना। ठीक है गालवान पेश हुआ, लेकिन उस साल अंत में हमारा जो डेटा है ये बता रहा है $21 बिलियन, है कि नहीं, फक्र वाली बात है। जरा 21 में आ जाइए फिर, 2021 का डेटा देखिए, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज was worth $115 बिलियन and witnessed a growth of 34%। तो आप कहेंगे अच्छी बात है, चलो ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन अब जरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पिक्चर तो देखिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सपोर्ट रिमेन्ड एट $21 बिलियन, एक्सपोर्ट $21 बिलियन ही रहा। जो यहां पर बढ़ा था कि भाई 16 से 21 हुआ, उससे अगले साल भी 21 रहा, एक्सपोर्ट उतना ही रहा, लेकिन इंपोर्ट कितना बढ़ गया, 45% इंपोर्ट बढ़ गया, $94.5 बिलियन हो गया। तो इंपोर्ट तो हमने और ज्यादा किया। अब इंपोर्ट तब और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है व्हेन वी आर डिपेंडेंट, जब हमारे पास उसका कोई अल्टरनेट अपने देश में है ही नहीं, डिपेंडेंट हो रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स की स्ट्रेटेजी देखिए, मतलब अगर मैं ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करूं, लिथियम, बिस्मथ, टेल्यूरियम, चाइना इज अमंग दी यू कैन से टॉप मोस्ट नेशंस। मतलब चाइना इज इन पोजीशन कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अभी आप सुनते हैं डॉलर का वेपनाइजेशन हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में चाइना कहे कि चलो ये वेस्ट को ना इन्हीं की मेडिसिन को चखाते हैं, चलो अब हम वेपनाइजेशन करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स का। तब दुनिया क्या करेगी ये देखिए, क्योंकि चाइना अपने यहां तो मिनरल माइनिंग कर ही रहा है, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, रिफाइनिंग सब कुछ कर रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि माइनिंग का लार्जेस्ट हब इस समय चाइना है, क्रिटिकल मिनरल्स का लार्जेस्ट की बात कर रहा हूं। और केवल चाइना अपने यहां ये नहीं कर रहा, चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है लैटिन अमेरिका में, पेरू, याद आ रहा है कुछ, अरे वो वाला रीजन है जहां पर कोबाल्ट, लिथियम पाया जाता है। तो वहां पर उन देशों की सरकारों को लगा कि यार हमारे पास इन्वेस्टमेंट चाहिए इस सेक्टर में, जब हमारे एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, रिफाइनिंग होगा, तभी तो पैसा आएगा। चाइनीज कंपनी ने कहा हम करते हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो चाइना ने ओवरसीज हब बनाए अपने माइनिंग के, रिफाइनिंग पर कंट्रोल रखा। इसी वजह से चाइना इस समय स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है यहां पर। देखिए इस वजह से यूएस तक को वल्नरेबल कर दिया, ईयू को वल्नरेबल कर दिया है। तो दोनों की इनफाइटिंग चल रही है। चाइना वेपनाइज करेगा और फिर कहेगा कि अच्छा बाइडेन के समय में ना एक चिप्स एक्ट आया था। वो चिप्स एक्ट बेसिकली क्या था कि देखो यूएस का डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर डिजाइन में, ताइवान का डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं फाउंड्रीज, और चाइना कुछ डिजाइनिंग भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, लेकिन हाईटेक डिजाइन चाइना नहीं, वो अभी तक डिपेंडेंट किस पे था, यूएसए पर। तो यूएसए ने क्या करा, चलो चिप्स एक्ट के तहत हम हाईटेक डिजाइन, हमारी जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, वो चाइना को नहीं बेच सकती, नहीं दे सकती। तो चाइना के जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, कहा गया फिर चाइना एआई कैसे करेगा भाई, इसके लिए तो क्वांटम सुपर कंप्यूटर चाहिए, आपको कैसे करेगा। अभी आपने देखा डीप सीक का एग्जाम्पल काफी चर्चा में चल रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली चाइना ने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा कर रहे हो ना, सेमीकंडक्टर डिजाइन है आपके पास, लेकिन आपके पास मैन्युफैक्चरिंग भी है, लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग को जरूरत पड़ेगी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स की, चाहे वो चाइना से हो चाहे दुनिया के अलग अलग एरिया में। अगर मेजोरिटी स्टेक हमने ले लिए तो बेसिकली हमारी कंपनीज ही कंट्रोल करेंगी ना रिफाइनिंग, और उनकी कंपनीज किसके हिसाब से चलेंगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से चलेंगी चाइनीज कंपनी, या फिर यूएस की गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से चलेंगी। तो देख रहे हैं यहां पर नेशन को स्ट्रांग करने में समझ लीजिए कि ये प्राइवेट कंपनीज आर वर्किंग लाइक हॉर्सेस, बैटरीज, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। अब जरा इंपोर्ट डेटा को एनालाइज करते हैं। इंडिया की एक्यूट वल्नरेबिलिटी है चाइनीज सप्लाईज पर इन सेक्टर में। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जरा परसेंटेज देखिएगा, आंखें ना खुल गई तो आपकी। डिपेंडेंसी 40% से ज्यादा है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं इस डेटा की बात करूं 2019 से 24 के बीच का ये डेटा है, इसका एनालिसिस है। बिस्मथ पर 85.6% डिपेंडेंस है चाइना पर। आपका तो क्या ही होता होगा बिस्मथ का, अच्छा क्या ही होता होगा, जो आपका फार्मा सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, उसमें जरूरत पड़ती है, ये होता होगा। और इंडिया फोकस कर रहा है फार्मा सेक्टर को का हब बनने पर। हम जेनरिक मेडिसिन, लो कॉस्ट मेडिसिन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और कर भी रहे हैं, आपके अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए भाई
लिथियम 82% डिपेंडेंस ऑन चाइना, सिलिकॉन 76%, टाइटेनियम 50.6%, टेलुरियम 48.8%, ग्रेफाइट 42.4%। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज लगाऊं कि अगर 40% से ज्यादा डिपेंडेंस है, तो आपको नहीं लगता डिपेंडेंस कम्स विद पावर, और पावर्स इन हैंड्स ऑफ होम, चाइना। और यही तो न्यू कॉलोनिज्म है। ये देखिए लिथियम के केस में हमें चाहिए ईवी बैटरीज के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए। ग्लोबल रिफाइनिंग का अगर बताऊं डेटा, तो 58% ऑफ ग्लोबल रिफाइनिंग ऑफ लिथियम अभी चाइना के हाथ में है, 58%। टेलुरियम का देखिए 60% से ज्यादा चाइना के पास है ग्लोबल रिफाइनिंग का, और ये सोलर पावर और थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के लिए जरूरी है। ऐसी टाइटेनियम है, ऐसी सिलिकॉन है। तो अब भाई एक बात तो पकड़ में आ गई, हमें कुछ तो करना होगा दया, ऐसे कैसे चलेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रेस नोट 3 लॉन्च किया। अब ये प्रेस नोट 3 क्या है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेस नोट निकाला। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा देखो ऐसा है, देखो हम सीधे सीधे नाम तो ले नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमारी चाइना के साथ रिलेशनशिप में कंगेजमेंट है, कंटेन भी करना है, लिमिट भी करना है चाइना को, लेकिन एंगेज भी रहना है। क्योंकि हमारे कितनी सारी जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उससे हमारे देश में भी फैक्ट्रीज चलती हैं, वहाँ पर भी नौकरियाँ मिलती हैं, लेकिन हमें इस डिपेंडेंस को तो कम करना पड़ेगा। प्लस इनकी कंपनीज का अगर डोमिनेंस हमारे एरिया में हो गया, हमारे क्षेत्र में हो गया, तो भाई वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा इंडिया के जो बॉर्डर से सटे हुए नेशंस हैं, यानी कि हमारे जो बॉर्डर वाले नेशंस हैं, उनसे जो भी इंडिया में एफडीआई आएगा उसको हम रिव्यू कैटेगरी में रखेंगे। आप कहेंगे सर इसमें केवल चाइना कहाँ है, चाइना पे के लिए थोड़ा ना किया। जब हमने कहा बॉर्डर जिसके साथ हैं, तो बॉर्डर तो सर पाकिस्तान के साथ भी है, तो पाकिस्तान से क्या एफडीआई आ रहा है, आपको ये लग रहा है? बांग्लादेश के साथ भी है सर, बांग्लादेश से एफडीआई जो आएगा वो रिव्यू हो जाएगा। अरे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कुछ तो सोचिए। आपको क्या लग रहा है यहां से इंडिया में मेजर एफडीआई आ रहा है? ये वो वाली बात है कि इशारा उसकी तरफ है, लेकिन कहेंगे नहीं, उसको खुद समझना होगा। तो वो खुद समझ गया। हुआ क्या, प्रेस नोट 3 लॉन्च किया और कहा कि हम रिव्यू कैटेगरी में रख देंगे, और रिव्यू कैटेगरी में रखकर इंडिया ने एक तरीके से जो एफडीए आ रहा था उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। वो फाइल ही क्लियर नहीं हो रही थी। साथ में कुछ और एक्शंस लिए, जैसे कि वहां से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था उस पर कंडीशनैलिटी स्टफ लगा दी, जिसकी वजह से ये जो कंपनीज है जैसे ओप्पो, वीवो, इनको भी सोचना पड़ा कि यार हमें अभी, जैसे एक रिपोर्ट बता रही है कि दे आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स फॉर जॉइंट वेंचर्स। अभी फिलहाल उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में ही एक कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन वो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया है। अब वो सोच रहे हैं कि चलो जो है जॉइंट वेंचर में आ जाते हैं इंडिया में। अब ये इंडिया ने करा क्यों, तो कहा जा रहा है कि इसमें एचडीएफसी में 1% के आसपास स्टेक चाइना ने ले लिया था। अब याद करो 3 बैंक ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। कोई बताना चाहेगा कमेंट में कौन से वो 3 बैंक हैं जो हाईली क्रिटिकल हैं? मतलब उसमें चाइना स्टेक लेगा तो कैसे चलेगा, कोई बताना चाहेगा? कमेंट में बताइएगा। प्लस कहा कि कोविड-19 की वजह से भी ऐसा किया होगा, उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। Xiaomi, ओप्पो, इनकी तो नींदें उड़ गई। इनको लगा कि यार ये क्या हो गया, यानी कि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट को लाना चाह रहे थे, वो नहीं ला पाएंगे, प्रॉब्लम होगी, फाइल अटक जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी मार्केट है, यानी कि इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट को तो देखो, ओप्पो, वीवो, Xiaomi यही कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही जो इंडिया के कई इन्वेस्टर्स, जो आपके स्टार्टअप्स थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ था, वो भी कोशिश करने लग गए, बात करने लग गए कि हम किस तरीके से यहाँ से निकलें कि ये जो इन्वेस्टर्स है अपना पैसा वापस लें, जिससे हम फंक्शनिंग अच्छे से करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कल इंडियन गवर्नमेंट का लेटर हमारे पास भी आ जाए। शेन का नाम सुना है आपने? शेन एक फैशन ब्रांड है, गर्ल्स में काफ़ी पॉपुलर थी इंडिया में। थी बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर भी इंडिया ने बैन लगा दिया था। ये चाइना की कंपनी है। ऐप के थ्रू मतलब सस्ते में बहुत अच्छे जो डिज़ाइनर क्लोथ्स यहाँ पर मिलते थे। फिलहाल शेन जो है दोबारा से इंडिया में आ रहा है, तो कई लोगों के लिए खुशी की बात भी होगी, क्योंकि बड़ा फैन बेस था इसका। मुझे तो पता नहीं था, मैंने सर्च किया, फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने कहा अरे शेन के बारे में नहीं पता आपको? तो मैंने कहा भाई फैशन के बारे में नहीं पता, गर्ल्स के स्पेशली, लेकिन इतना पॉपुलर। अब ये कैसे वापस आ रहा है? ये आ रहा है मुकेश अंबानी जी के थ्रू। तो मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस के मालिक हैं, तो रिलायंस के जो रिटेल स्टोर्स हैं उनके थ्रू अब शेन बिका करेगा, बिक्री होगी। तो बेसिकली प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जो है रिलायंस के कंट्रोल में ही रहेगा, राइट। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट भी है, उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा क्या कहते हैं, ये तो आपको बता ही दिया। ये है वो कॉन्सेप्ट, गोभी मंचूरिफिकेशन इफेक्ट। आप बताओगे मंचूरियन पसंद है आपको? मंचूरियन खाया होगा आपने, चाइनीज रेस्टोरेंट में तो एक पॉपुलर डिश है इंडिया में। तो कहाँ से है मंचूरियन? तो आप में शायद कुछ लोग कहेंगे सर मंचूरियन सर बताइए सर, चाइनीज रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो तो चाइनीज डिश है ना? ऐसा नहीं है।
नाम मंचूरियन है, लेकिन ये गोभी मंचूरियन इफेक्ट यहाँ पर इकोनॉमी में भी यूज हो रहा है, स्ट्रेटजी में भी यूज हो रहा है। एक्चुअली इसके पीछे कहानी क्या है, मंचूरियन एक्चुअली इंडिया में बना था। तो ये इंडिया के नेल्सन वेंग नाम से कैटरर हैं क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में, इनसे कस्टमर्स ने रिक्वेस्ट करी कुछ ऐसी डिश बनाने की, तो इन्होंने ये डिश बनाई थी मंचूरियन, फिर ये पॉपुलर हो गई। लेकिन माना जाता है कि चाइनीज है, लेकिन वैसे हाथ किसका है, इंडियन का है भाई, ये तो इंडिया में हुई है। तो कुछ ऐसा ही इंडिया इस समय प्ले कर रहा है, यानी कि अगर कुछ चाइनीज ब्रांड्स ऐसे पोजीशन हो गई हैं कि उसमें लोगों को इंटरेस्ट भी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग उसको खरीदते हैं, तो अब इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि ठीक है भाई, इंडिया का मेजोरिटी स्टेक आए इंडियन कंपनीज के, और ये गोभी मंचूरिफिकेशन हो जाए कि ठीक है आपको लगता रहे कि ये चाइनीज है लेकिन वास्तव में क्या है, ये इंडियन है, राइट। आप कहेंगे सर ये तो मतलब थोड़ा अजीब बात है, क्योंकि इंडियंस तो इंडियन चीज़ खरीदेंगे ना। आप मुझे बताइए, आप में से कौन है जो इंडिया की ओरिजिन कंपनी का ही स्मार्टफोन खरीद रहा है? कुछ टाइम पहले एक कंपनी आई थी माइक्रोमैक्स कैनवास, शायद आपको याद हो, लेकिन वो भी अपने प्रोडक्ट्स को वहीं से इंपोर्ट कर रही थी चाइना से, फिर क्वालिटी एक्सेप्टेबिलिटी मतलब डिफीट हो गई। स्पाइस भी आई थी ऐसी एक, खैर। तो इसी वजह से लोगों के बीच में जो मार्केट में प्रेजेंस जिस चीज़ की बन जाती है, उसके विश्वास बन जाता है, जो मार्केट बनी बनाई है, तो इसी में स्टेक ले लें तो यही सबसे सॉलिड स्ट्रेटजी रहेगी। प्लस देखिए चाइना का इस्तेमाल, जो तीसरा आपको फनल बताया था, क्या है, मीडिया, एकेडमिया, इनको कंट्रोल करना। चाइना ने चाइना स्टडी सेंटर्स खोल दिए हैं इंडिया में। चाइना इंडिया के कुछ थिंक टैंक्स को स्कॉलरशिप दे रहा है, फेलोशिप दे रहा है, पैसा दे रहा है, कह रहा है आप चाइना को स्टडी कीजिए। अब चाइना को स्टडी करना चलो ठीक बात है भाई, क्योंकि भाई अगर कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारा पड़ोसी है, उसके बारे में जितना बेटर स्टडी होगा तो हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स उतना बेटर डिसीजन ले पाएंगे, दैट इज गुड। लेकिन वो तो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी करती है, अपने पैनल पर भी कुछ थिंक टैंक्स को रखती है, उनके साथ पार्टनरशिप करती रहती है। लेकिन इन थिंक टैंक्स में क्या हो रहा है, इसमें चाइना का नैरेटिव डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि चाइना जिस तरीके से अपने इमेज को यहां पर बिल्ड करना चाहता है, वो ये थिंक टैंक्स यहां पर प्रोपगेट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली किसकी लैंग्वेज बोल रहे हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लैंग्वेज बोल रहे हैं। जैसे फाउंडेशन नाम से एक संस्था थी, देखिए क्या करें, मिशन है हमारा कि इंडिया और चाइना के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। तो ये तो बातें हैं, लेकिन देखिए एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे ये मीडिया में कैसे इन्फ्लुएंस बता रहा है। तो जैसे कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया था, राजीव शर्मा जी जर्नलिस्ट हैं, इन पर आरोप लगा कि भाई आपने स्पाइंग करा है चाइना के फेवर में। तो ग्लोबल टाइम्स से ये संबंधित है। ग्लोबल टाइम्स पता है आपको, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, ये चाइना का एक्चुअली न्यूज़ ग्रुप है। तो चाइना का न्यूज़ ग्रुप हायर कर रहा है ऐसे इंडियन मीडिया पर्सनालिटीज़ को, और फिर ये बातें क्या कर रहे हैं, कह रहे इंडिया को दलाई लामा को ना चाइना को सौंप देना चाहिए। अच्छा जी, मतलब दलाई लामा को इंडिया चाइना को हैंडओवर कर देगा और इससे सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा जी, तो मतलब कि तिब्बत की जो पूरी की पूरी अभी तक की कहानी है, और इसमें इंडिया के पास अगर कुछ लेवरेज बचा भी है, हालांकि लेवरेज पर मैंने अलग वीडियो में बात करी है जब मैंने तिब्बत और इंडिया की स्ट्रेटजी पर बात करी है, तो आप तो मतलब क्या ही बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप चाइना का नैरेटिव पुश कर रहे हैं। तो यही पता लगा, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, खुद की सोच बनाओ डेली हंट, पता लगा इसमें $25 मिलियन ये बाइट डांस ने लगाए हैं, चाइनाज इन्वेस्टर है, 330 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इनके। तो अगर चाइना अपनी फेवर वाली न्यूज़ को पेश करेगा, ऐसी हाइलाइट्स बनाएगा, ऐसी हेडलाइन बनाएगा जो लोगों को लगेगा अरे यार ये तो चाइना भी ठीक है, शायद इंडियन गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ कर रही है, तो इंडिया के लिए नुकसान है। चाइना अपनी कंपनी, जैसे ये एक डॉग न्यूज़ नाम से पोर्टल है, इसके थ्रू लोकल लैंग्वेज में न्यूज़ बनवा रहा है, इंडिया की लोकल लैंग्वेज में। क्यों? जिससे कि वो चाइना अपनी बातों को, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी बातों को हमारी लोकल लैंग्वेजेस में हमारे लोगों के सामने परोस सके। देखिए तमिल, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल तमिल में ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इंडिया, और क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर ये कह रहे हैं कि यार इंडिया की तरफ से गड़बड़ थी, इंडिया ने उस वाले जोन में पेट्रोलिंग नहीं करनी थी, वो एरिया तो इंडिया का है ही नहीं। लद्दाख पे कह रहे हैं लद्दाख इंडिया की सॉवरेनिटी में नहीं आता। मतलब कि ये रेडियो तमिल भाषा में इंडियंस को एड्रेस कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट लॉजिक दे देकर। आपको नहीं पता लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ये देखिए CCP की बैकिंग है 50 सेंट पार्टी, ये 50 सेंट आर्मी बोला जाता है। एक्चुअली इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ये बड़ी आर्मी है ट्रॉल्स की। इनका काम क्या होता है, दिन भर बैठकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
आपके जितने भी इंटरनेट पे थ्रेड्स होते हैं उसके नीचे पोस्ट करना होता है उस नैरेटिव को जिसका डायरेक्शन सीसीपी देती है। क्योंकि आज जो जंग है वो केवल आपकी इकोनॉमी में नहीं लड़ी जा रही, वो केवल सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, वो लोगों के दिमागों में लड़ी जा रही है, वो मीडिया में लड़ी जा रही है, वो नैरेटिव्स में लड़ी जा रही है, और ऐसे में इनका इस्तेमाल हो रहा है। 50 सेंट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि 50 रैंड में भी पर पोस्ट इनको पे किया जाता है। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? तो क्या इंडिया को फुल्ली एम्ब्रेस करना चाहिए ग्लोबलाइजेशन को, ओपन करने चाहिए अपने बॉर्डर्स फर्दर? क्योंकि कहा जाता है इंडिया इसलिए ग्रो नहीं हुआ क्योंकि अभी इंडिया हैज नॉट लिबरलाइज्ड एनफ, और ज्यादा आसान करना चाहिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट। तो इस पर जरा बात करते हैं जेम कीन्स की। अगर ग्लोबलाइजेशन पर बात हो तो जेम कीन्स का जिक्र तो करना ही चाहिए। कारण जो आपके IMF एंड वर्ल्ड बैंक हैं, और इनको बनाने में मतलब बनवाने में अगर थॉट प्रोसेस पीछे सपोर्ट की बात करें तो जेम कीन्स का नाम लिया जाता है, और एक अदर इकोनॉमिस्ट हुए हैरी डेक्स्टर का नाम लिया जाता है। तो ही वाज बिग सपोर्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उनका मानना था कि अगर किसी भी देश को अपने पोटेंशियल को पाना है तो हाँ, ट्रेड तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी पॉवर्टी एड्रेस होगी। लेकिन ये बातें जो वो कर रहे थे 1933 में उनका एक एस्से पब्लिश होता है जिसमें वो खुद इस बात पर क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सही में एक सही स्ट्रेटजी है, या फिर ब्रिटेन को सेल्फ सफिशिएंसी पर भी सोचना चाहिए। तो अगर वो भी सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, हम भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स को ब्लॉक करें, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करें, कुछ जगह ज्वाइंट वेंचर हो जिसमें केवल इंडिया की कंपनी की मेजोरिटी हो, अगर हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं तो इस पर इंडिया का क्रिटिसिज्म ग्लोबल लेवल पर होता है कि इंडिया इज नॉट एम्ब्रेसिंग ग्लोबलाइजेशन। अरे भाई साहब, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पुश किया, जिसकी वजह से ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टैब्लिश हुआ, वो खुद इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यानी कि इंडिया चाइना में ये बात कनेक्ट होती है। अब जरा एक और एग्जांपल आपको देता हूं। इंडिया फार्मा कैपिटल बनना चाहता है दुनिया की, लेकिन फार्मा मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए APIs, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अपने यू कैन से सबमिशन में इस बात को बताया, और पार्लियामेंट में अगर मिनिस्टर कुछ कहता है तो वो ऑथेंटिक होता है। अगर ऑथेंटिक नहीं हुआ तो इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ जाता है। तो ऑथेंटिक डेटा है। क्या कह रहे हैं कि इंडिया की खुद की डिपेंडेंस है 2/3, यानी कि 2/3 APIs हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो सोचो, जिस बात को हम अपना प्लस पॉइंट मानते हैं, उस प्लस पॉइंट के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। अगर चाइना ने यहां पर सप्लाई शॉक हम पर लगा दिया तो भाई साहब किस बात के पॉजिटिव पॉइंट रह जाएगा हमारा कि हाँ, हम अफ्रीका में अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं, अपने देश में लो कॉस्ट हेल्थ केयर का बेस हमारा है ये मेडिसिन सेक्टर। तो कैसे हो पाएगा वो? तो ये तो बड़ा इनसिक्योरिटी वाली बात है। इसी वजह से हमें आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव पर फुल फोर्स से काम करना होगा। इसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम यानी कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन, डेमोग्राफी का एडवांटेज लेना होगा, उनको स्किल करना होगा, और जो डिमांड है इंडिया की उसके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना होगा। तो आत्मनिर्भर के लिए हमें लोकल इंडस्ट्रीज को केवल शील्ड नहीं करना है इंटरनेशनल प्रेशर से, केवल इंटरनेशनल बिजनेस से। हमें उस लोकल इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट भी खड़ा करना है। कई जगह इन्वेस्टमेंट भी चाहिए कि भाई तुम अपने यहाँ, पहले हमारे यहाँ तुम मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे थे, नहीं, अब तुम्हें यहां पर इन्वेस्टमेंट लाना होगा और लोकल इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। तो दैट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी। इंडिया ने करा भी है, जैसे PLI कर रहे हैं जिसमें 14 सेक्टर्स को चुना है, जिसमें फार्मास्यूटिकल भी एक है, राइट। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइसेस भी है, और फार्मा में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये यूनिक इंटरमीडिएट मटेरियल जो आपको बल्क ड्रग्स के लिए चाहिए होता है, पेनिसिलिन G, वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। यानी कि उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट को चाइना से इंपोर्ट करने की जरूरत है, लेकिन ये एक शुरुआत है। हमें अपने एफर्ट्स को मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप चाहिएगी। तो आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सो व्हाट इंडिया शुड डू? इंडिया शुड बी वेरी, you can say, sharp in its approach to counter this neocolonialism emerging from China। क्योंकि देखिए, अगर आज आपका अच्छा है और इस वजह से आज आप कंफर्टेबल हो गए तो फ्यूचर अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हमारे देश का फ्यूचर अनकंफर्टेबल ना हो, इस वजह से हमें मल्टीपल लेवल पर एफर्ट करने होंगे। और ये एफर्ट केवल सरकार नहीं, ये आप और हम अवेयर होकर, सरकार पर दबाव बनाकर, इस पर बातचीत करके, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाकर, फिर इंडस्ट्रीज के थ्रू इस पर प्रेशर बनाकर, तब जाकर कुछ कंसर्टेड एफर्ट्स होंगे। मतलब एनर्जी शुड राइज फ्रॉम इंडिया, राइट। क्योंकि जो कल्चर है वो शेप करता है, मतलब कल्चर शेप करता है किसी भी नेशन की डेस्टिनी। केवल कल्चर नहीं, लेकिन कल्चर शेप करता है। कल्चर ऑफ नेशनलिज्म, कल्चर ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी, कल्चर ऑफ कमिटमेंट टू सर्टेन वैल्यूज विच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड at the global level।